90 का दशक, कश्मीर घाटी में आतंक अपने चरम पर था। हिजबुल और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बेकाबू हो चले थे। पुलिस और सेना मिलकर के भी चरमपंथियों को रोक नहीं पा रहे थे। खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना थी कि इन आतंकवादियों को फंडिंग कहां से मिल रही है। फिर आया 25 मार्च 1991 का दिन। दिल्ली पुलिस को जमात-ए इस्लामी के बारे में एक लीड मिलती है। जमात-ए इस्लामी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर छापेमारी की जाती है, जिसमें अशफाक हुसैन नाम के एक कश्मीरी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 50,000 नकद, 15.5 लाख का ड्राफ्ट और हिजबुल कमांडरों के नाम 3 चिट्ठियां उसके पास से बरामद होती हैं। अशफाक बताता है कि उसे ये सब सामान जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर रहे शहाबुद्दीन गौरी ने प्रोवाइड करवाए हैं। अगले महीने अप्रैल 1991 को गौरी को भी जामा मस्जिद इलाके से टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि दोनों को हवाला के जरिए पैसा मिला करता था और उसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन तक पहुंचाया जाता था, जिसे लंदन में बैठकर डॉक्टर अयूब ठाकुर और दुबई का तारिक भाई भेज रहा था। मामला टेरर फंडिंग का था, लिहाजा सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। ऑफिसर्स पूछताछ शुरू करते हैं। अशफाक से पूछा जाता है, पैसा कहां से आ रहा है? अशफाक कहता है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत ताकतवर, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। ऑफिसर्स को लगा ज्यादा से ज्यादा कौन होगा? हवाला कारोबारी, कुछ बड़े अधिकारी, ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पॉलिटिशियंस होंगे और कौन। लेकिन अशफाक जिसका नाम लेता है वो नाम सुनकर ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम था सुरेंद्र कुमार जैन। तो कौन था सुरेंद्र कुमार जैन? क्या था जैन घोटाला? वो कैसी डायरी थी जिसने करोड़ों के घोटाले को देश के सामने लाकर रख दिया? एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी जैन घोटाले की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के एमडी थे सुरेंद्र कुमार जैन। जब अशफाक ने सुरेंद्र जैन का नाम लिया तो 3 मई 1991 को सीबीआई हवाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापा मारती है। इसमें सुरेंद्र जैन का फार्म हाउस भी शामिल था। उसके भाई जेके जैन के ऑफिस पर भी छापा पड़ता है। छापे में 58 लाख से ज्यादा की नकदी, 10.5 लाख के इंदिरा विकास पत्र, 4 किलो सोना और लाखों की फॉरेन करेंसी बरामद कर ली जाती है। इस सामान के साथ सीबीआई की टीम को 2 सस्पिशियस डायरियां भी मिलती हैं। जब सीबीआई के अधिकारियों ने इन डायरियों में लिखे नामों को और उनके लेन देन को पढ़ा तो सबके होश उड़ गए। उनके सामने एक ऐसा तिलिस्म था, एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम था जिससे कश्मीर में आतंकवादियों को भारी मात्रा में नकदी भेजी जा रही थी, जिसे स्थापित किया कुछ कारोबारियों ने, लेकिन संरक्षित उन राजनेताओं ने किया जिन पर देश की रक्षा का जिम्मा था। डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, विद्याचरण शुक्ल, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, चिमन भाई पटेल, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद यादव सहित 55 बड़े नेताओं, 23 सीनियर अफसरों और 3 पत्रकारों सहित 115 लोगों के हवाला ट्रांजैक्शंस का जिक्र था। ये इतना बड़ा खुलासा था कि लुटियंस दिल्ली की गलियों में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही थी। फिर भी मामला मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन 2 साल बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जैन डायरी की, जिसने जिनको फिर से जिंदा कर दिया। एक ऐसी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर आरोप लगे जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने का दावा करती है। वो पार्टी कश्मीर में आतंकियों को पाल पोष कर बड़ा कर रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी को अब इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ता है। 16 जून 1991 को जैन डायरी केस को लीड करने वाले सीबीआई के डीआईजी ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई दावा करती है कि ओपी शर्मा एसके जैन के आदमी से रिश्वत लेते रंगों हाथे पकड़े गए हैं। कयास लगे कि शर्मा को इसलिए सस्पेंड किया गया ताकि जांच को आगे न बढ़ाया जा सके। लेकिन 2013 में ओपी शर्मा इस मामले में दोषी करार दिए गए। शर्मा के सस्पेंशन के बाद सीबीआई ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। मामला 2 साल तक दबा रहा, लेकिन तभी एंट्री हुई सनसनीखेज खुलासों के खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी की। 29 जून 1993 की तपती दोपहर में स्वामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने दावा किया, मैं ये साबित कर दूंगा कि एक दलाल और हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए थे। जैन उस जाल से जुड़ा है जो विदेशी धन को गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के आतंकियों तक पहुंचाता है, उनकी मदद करता है। 90 के दशक में आज की तरह न्यूज चैनल्स की चमक दमक नहीं थी।
अखबार का जमाना था, लेकिन अखबारों ने स्वामी को तवज्जो नहीं दी। एक दो कॉलम में नीचे या दूसरे तीसरे जगह पे जगह दी। उस समय पत्रकार राम बहादुर राय जनसत्ता में ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। जब उन्होंने यह खबर पढ़ी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि खबर इससे कहीं बड़ी है। राय ने स्वामी को फोन लगाया और अगले ही दिन उनसे मिलने उनके घर 8 सफदरजंग रोड पहुंच गए। लेकिन स्वामी ने राम बहादुर राय को कोई खास जानकारी नहीं दी। सिर्फ इतना बताया कि साउथ एक्सटेंशन में रहने वाले एस.के. जैन, सुरेंद्र कुमार जैन और सीबीआई के डीआईजी ओपी शर्मा के पास जानकारी मिल सकती है। वही ओपी शर्मा जिनसे ये जांच छीनकर सस्पेंड कर दिया गया था। राम बहादुर राय ने ओपी शर्मा से कांटेक्ट किया, जहां से उन्हें हवाला कांड का एक बड़ा सा पुलिंदा मिल गया। पुलिंदे में 1991 के सीबीआई छापे में सुरेंद्र जैन के घर से बरामद डायरियों की कॉपी थी। अब इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने की बारी थी। जनसत्ता के क्राइम रिपोर्टर राजेश जोशी डायरी में दर्ज नामों के कंफर्मेशन के लिए सीबीआई ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। आखिरकार उन्हें सीबीआई के नवनियुक्त डायरेक्टर के विजय रामाराव का इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता है। जोशी ने पहला ही सवाल किया, क्या एस.के. जैन की डायरी पर कोई कार्रवाई होगी जिसे सीबीआई पिछले 2 साल से दबाकर बैठी है? इस पर रामाराव ने जोशी से पूछा कि उन्हें ये जानकारी मिली कहां से। जोशी ने सोर्स बताने से मना कर दिया। रामाराव ने कहा, हाँ, जल्द ही इस मामले में जांच शुरू की जाएगी। इस तरह जोशी को जैन हवाला कांड की खबर की पुष्टि मिल जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स की लंबी पड़ताल करके 17 अगस्त 1993 को जैन हवाला कांड की पहली खबर छपती है। खबर ये कि सीबीआई देश के बड़े मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ 64 करोड़ के हवाला कांड की जांच आगे नहीं बढ़ा रही है। लेकिन खबर में किसी नेता का नाम नहीं छापा गया। हफ्ते भर बाद 24 अगस्त को जनसत्ता ने खबर को नेताओं के कोडेड नाम के साथ पहले पन्ने पर छापा, जिसका लब्बोलवाब ये था कि सीबीआई हवाला केस की जांच को प्रभावशाली मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, एनडी तिवारी, विद्याचरण शुक्ल, शरद यादव जैसे सीनियर नेताओं के नाम सामने आने के कारण जांच आगे बढ़ाने से हिचक रही है। खबर ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। करीब 2.5 महीने बाद पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत नारायण ने 4 अक्टूबर 1993 को वकील कामिनी जायसवाल के साथ मिलकर जनहित याचिका दाखिल कर दी। नारायण ने याचिका में कहा कि जैन ब्रदर्स से नेताओं और अफसरों को रिश्वत मिलने के ठोस सबूत हैं। इसके बावजूद सीबीआई कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सीबीआई पर सिलेक्टिव साइलेंस का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग कर दी। नारायण ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ भी शिकायत की। नारायण ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया कि सीबीआई अपनी जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी नेताओं या अफसरों के साथ शेयर नहीं करेगी। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया। सुप्रीम कोर्ट की खूब तारीफ हुई, लेकिन प्रधानमंत्री राव ने किसी भी हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया। संसद में कहा कि जिनका नाम आया है उन्हें तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक उनका दोष साबित न हो जाए। लेकिन नारायण नहीं रुके। उन्होंने एस.के. जैन की गिरफ्तारी को लेकर एक और फॉर्मल कंप्लेंट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर फटकार लगाई। फिर 4 मार्च 1994 को सीबीआई ने सुरेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 12 नवंबर 1994 को मेनस्ट्रीम नाम की पत्रिका ने सोशलिस्ट लीडर मधु लिमये के हवाले से कथित तौर पर जैन डायरी में दर्ज नेताओं के ट्रांजैक्शंस के बारे में छाप दिया। इस खुलासे में लाल कृष्ण आडवाणी पर 60 लाख, बलराम जाखड़ पर 83 लाख, विद्याचरण शुक्ल पर 80 लाख, माधवराव सिंधिया पर 1 करोड़, राजीव गांधी पर 2 करोड़, चिमन भाई पटेल पर 2 करोड़, एनडी तिवारी पर 25 लाख, कमलनाथ पर 22 लाख, प्रणब मुखर्जी पर 10 लाख, शरद यादव पर 5 लाख, AR अतुल पर 10 लाख, राजेश पायलट पर 10 लाख और मदन लाल खुराना पर 3 लाख रुपए हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन से लेने के आरोप लग गए। खुलासे ने मामले को और तूल दे दिया। लगातार ढील देती आ रही सीबीआई पर अब चार्जशीट दाखिल करने का प्रेशर बढ़ने लगा। सीबीआई ने जैन का 29 पेज का बयान दर्ज किया, जो और भी चौंकाने वाला था। जैन ने सीबीआई को बताया कि उसने किन नेताओं को पैसा दिया और किन परिस्थितियों में दिया। जैन ने कहा कि उसने 1991 में मार्च से मई के बीच में राजीव गांधी को 4 करोड़ रुपए पहुंचाए। नरसिम्हा राव और चंद्रा स्वामी को भी 3.5 करोड़ रुपए दिए।
कांग्रेस नेता सतीश को इसमें बिचौलिया बताया गया। जैन ने यह भी बताया कि वो 1982 में इटालियन बिजनेसमैन ओत्तोवियो क्वात्रोची से मिला था, वही क्वात्रोची जिसका नाम बोफोर्स घोटाले में आया था। जैन क्वात्रोचियो के जरिए एनर्जी सेक्टर के 4000 करोड़ रुपए के ठेके हासिल करना चाहता था। इटालियन बिजनेसमैन के जरिए ही जैन हवाला कारोबारी आमिर भाई के संपर्क में आया था। उसने ये भी बताया कि किस तरह उसके पास तमाम सरकारी टेंडर पास करवाने का कमीशन हवाला के जरिए आता था। दरअसल एसके जैन रिलायंस के धीरूभाई अंबानी जितना अमीर बनना चाहता था और इसके लिए उसने हवाला का रास्ता चुना। हवाला के जरिए वो विदेशों से टेरर फंडिंग उठाता, उसे आतंकियों तक पहुंचाता और खुद भी मोटा पैसा कमाता था। हवाला कारोबार का खुलासा भी ना हो और ठेकों में मदद मिलती रहे, इसके लिए उसने नेताओं से करीबी बढ़ाना शुरू कर दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर उसने बाकी सभी पार्टी को पैसे पहुंचाए। जैन की डायरियों में 115 नाम थे। सीबीआई 92 नामों की ही पहचान कर पाई। इनमें 55 नेता थे, 23 अफसर, 3 पत्रकार। डायरी में फरवरी 1988 से मार्च 1991 तक कुल 64 करोड़ रुपए की पेमेंट्स की डिटेल्स थी, जो अलग अलग लोगों को किया गया था। इन सबूतों के आधार पर सीबीआई ने 16 जनवरी 1996 को सबसे पहले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बाद में 25 और नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। जिस दिन पहली चार्जशीट दाखिल हुई उसी दिन 16 जनवरी 1996 को नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब जब तक मैं जैन हवाला कांड से बरी नहीं हो जाता, संसद में कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद शरद यादव, यशवंत सिन्हा और सत्तारूढ़ 7 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व राज्यपाल शिवशंकर और मोतीलाल वोरा को भी इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट, खासकर जस्टिस वर्मा ने सीबीआई को बार बार फटकार लगाई। उन्होंने सीबीआई को सीधे कोर्ट की निगरानी में काम करने का आदेश दे दिया था। जस्टिस वर्मा ने अपनी निगरानी में जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन डायरी में दर्ज डिटेल्स की पुष्टि और सबूतों को ढूंढने का काम तो सीबीआई के अफसरों का ही था। और उन्हें यह कहने से कौन रोक सकता है कि साहब सबूत नहीं मिला है। इस केस में वही हुआ। सीबीआई ने चार्जशीट से हिजबुल ऑपरेटर अशफाक और शहाबुद्दीन गौरी का नाम ही गायब कर दिया, जबकि इन्हीं दोनों की निशानदेही पर 3 मई 1991 को जैन बंधुओं के ठिकानों पर छापे मारे गए थे और वहीं से ये मामला खुला भी था। अगर इन दोनों का नाम चार्जशीट में होता और सीबीआई इनसे इस मामले को लेकर ईमानदारी से पूछताछ करती, जांच करती, जरूर कोई लीड मिलती और जैन के हवाला नेटवर्क का खुलासा हो सकता था व्यापक तौर पर। सीबीआई ने तो इस बात का जवाब तलाश पाई कि आखिर एसके जैन को ऐसी डायरियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और न इस बात की कि आतंकवादी को मिलने वाले पैसे कहां से आ रहे थे या जिस सोर्स से आ रहे थे उसी सोर्स से आई दूसरी रकम किस किस को मिली, कहां कहां इस्तेमाल की गई। जस्टिस वर्मा के आदेश के बावजूद सीबीआई ने जांच को अनमने ढंग से बढ़ाया। ऐसा लगा ही नहीं कि सीबीआई दोषियों तक पहुंचना भी चाहती है। आखिरकार 8 अप्रैल 1997 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद शमीम ने अपना फैसला सुनाया। लालकृष्ण आडवाणी और विद्याचरण शुक्ल बरी कर दिए गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या जांच एजेंसी और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों नेताओं ने सुरेंद्र कुमार जैन से पैसा नहीं लिया था? बिल्कुल नहीं। ये साबित करने की नौबत बाद में आती। कोर्ट ने डायरियों को पक्का खाते मानने से इनकार ही कर दिया। जस्टिस शमीम ने कहा कि कागज़ों के ऐसे पुलिंदे को जिसमें 1 मिनट में कागज़ निकाले या जोड़े जा सकते हैं, पक्का खाता नहीं कहा जा सकता। यानी ये डायरियां सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं की गई। हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने खानापूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखते हुए कहा कि सीबीआई डायरी में दर्ज नामों के अलावा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। ये सब तब हुआ जब हवाला कांड के आरोपी शरद यादव ने बाकायदा एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि कोई जैन उनके पास आया था और उन्हें 3 लाख रुपए देकर चला गया था। राजेश जोशी के मुताबिक बीजेपी के एक सीनियर व्यक्ति ने बीजेपी हेडक्वार्टर के अपने कमरे में सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि जैन बंधुओं ने आडवाणी को कैसे पैसा दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि कोई उन्हें 2 लाख रुपए देना चाहता है, क्या किया जाए। एक पत्रकार को ये जानकारियां मिल जाती हैं। आरोपी खुलेआम स्वीकार करता है कि मुझे किसी जैन से पैसा मिला था, लेकिन सीबीआई इस लायक सबूत नहीं जुटा पाती कि साबित किया जा सके कि नेताओं तक पहुंचने वाली रकम और कश्मीर में आतंकवादियों तक पहुंचने वाला पैसा एक ही हवाला रूट से होकर आ रहा था।
सीबीआई ने किस कदर लापरवाही बरती, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया कि वो घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। धीरे धीरे हवाला कांड के सभी आरोपी नेता और अफसर बरी हो गए, पवित्र होते चले गए। यहां तक कि हवाला कारोबारी जैन ब्रदर्स भी अंत में पवित्र साबित हो गए, क्योंकि सीबीआई के पास सबूत नहीं थे। 3 दशक बीत गए, लेकिन न जैन डायरी का सच सामने आ पाया है, न उन नामों का जिनसे वो पन्ने भरे हुए थे। फाइलें बंद हो गई, केस खत्म हो गया, लेकिन इस केस ने जो दिखाया वो था सत्ता और सिस्टम के बीच की वो अदृश्य डोर जो सबको जोड़ती है। आप अगला घोटाला अगले एपिसोड में हमारी इस सीरीज के क्या जानना चाहते हैं, किस घोटाले के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने सजेशंस भेजते रहें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।